welcome back to the next video lecture. इस लेक्चर में हम 11th के सेकेंड चैप्टर दैट इज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे. आई होप यू गाइज आर शेयरिंग, लाइकिंग एंड सब्सक्राइबिंग टू द चैनल ऑफ देव ट्यूटोरियल. प्लीज डू लाइक द वीडियो एंड विद दिस लेट्स गेट स्टार्टेड. अब हमें सेकेंड चैप्टर शुरू करना है दैट इज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. अभी तक आपने पढ़ा क्या कि क्लासिफिकेशन के लिए जो है वो क्या क्या बेसिस हो सकता है. अब हम पढ़ेंगे एग्जैक्टली जो क्लासिफिकेशन किए गए प्लांट्स के या एनिमल्स के उनकी शुरुआत कहाँ से हुई. फर्स्ट चैप्टर में क्लासिफिकेशन के लिए ज़रूरत से रिलेटेड पैरामीटर्स के बारे में पढ़ा और अब जो है वो हम जो चीज़ें ज़रूरी है या क्लासिफिकेशन करें तो कैसे करें, किस बेसिस पे क्लासिफिकेशन करें, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं. इवन प्लांट्स या एनिमल्स जो भी उस कैटेगरीज में आते हैं. बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है. सिंस जो फर्स्ट लाइन है वही बहुत इंपॉर्टेंट है. Since the dawn of civilization, there have been many attempts to classify living organisms. जैसे ही सभ्यता की शुरुआत हुई, लोगों के जो है वो सभ्यता अर्ली मैन टाइम से ही जो सभ्यता की शुरुआत होने लगी, उसी टाइम से जो है वो अटेम्प्ट्स जो है वो होने लगे थे कि क्लासिफिकेशन कैसे करा जाए. It was done instinctively, not using criteria that were scientific, but born out of need to use organism for own use, that is for food, shelter and clothing. कैसे रोटी, कपड़ा, मकान, ये सबसे बेसिक जरूरत है. ये जो क्लासिफिकेशंस जो अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन करी गई थी उसके पीछे कोई साइंटिफिक क्राइटेरिया नहीं बेस्ड था. इट वॉज वेरी मच आउट ऑफ नीड, है ना. एक कहावत सुनी होगी कि नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन. तो जब हमें लगता है कि हमें किस चीज़ की ज़रूरत है तो उस चीज़ की तरफ जो है हम बहुत ज़्यादा इंटेंटेड होकर के काम करते हैं. लाइकवाइज जो ये क्लासिफिकेशन की शुरुआत थी ये भी ज़रूरत पे ही थी. किस चीज़ की ज़रूरत? रोटी, कपड़ा, मकान, दैट इज फूड, शेल्टर एंड क्लॉथिंग, जो बेसिक नीड है हर इंसान की. उसी को क्राइटेरिया मान करके हमने क्लासिफिकेशन शुरू किया था. तो अगर कभी ये क्वेश्चन कोई पूछता है कि जो बेसिक क्लासिफिकेशन था दैट वाज मेनली बेस्ड अपॉन द अर्लीस्ट एंड द फर्स्ट क्लासिफिकेशन वाज मेनली बेस्ड अपॉन फूड, शेल्टर एंड क्लॉथिंग. अब बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, जितनी इंपॉर्टेंट मैं बोल सकती हूँ उससे कई गुना ज्यादा. एरिस्टोटल वाज द अर्लीस्ट टू अटेम्प्ट अ मोर साइंटिफिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन. तो जो सबसे पहले अर्लीस्ट साइंटिफिक बेसिस पे क्लासिफिकेशन की गई थी वो थे एरिस्टोटल. एरिस्टोटल ने सबसे पहले जो है वो एक अटेम्प्ट किया था टू क्लासिफाई द एनिमल्स, प्लांट्स जो भी हैं, और साइंटिफिकली. तो साइंटिफिकली सबसे पहले क्लासिफिकेशन किसने किया? एरिस्टोटल. ही यूज्ड simple morphological characters to classify plants into trees, shrubs and herbs. सबसे पहले इन्होंने प्लांट्स को क्लासिफाई किया और मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स का मतलब क्या है? जो कैरेक्टर्स हमें दिख रहे हैं मॉर्फोलॉजी के हिसाब से, दिखने में कैसे हैं वो, उनके बिहाफ पे प्लांट्स को क्लासिफाई किया ट्रीज में, श्रब में और हर्ब में. आप एक चार्ट जैसा बनाएंगे जिसमें एक तरफ एरिस्टोटल लिखेंगे, दूसरी तरफ आप लिखेंगे प्लांट्स और दूसरी तरफ लिखेंगे एनिमल्स. उसके बाद प्लांट्स के नीचे आप लिखेंगे ट्रीज, श्रब्स एंड हर्ब्स. ठीक, ये प्लांट्स को इन्होंने क्लासिफाई किया था. प्लांट्स को कैसे क्लासिफाई किया था? ट्री, श्रब्स एंड हर्ब्स में. और एनिमल्स को इन्होंने क्लासिफाई किया था टू ग्रुप्स में, दोज विच हैड रेड ब्लड एंड दोज दैट डिड नॉट, जिनमें रेड ब्लड सेल्स पाए जाते थे और जिनमें रेड ब्लड सेल्स नहीं पाए जाते थे. दो इनके नाम है एनेमा और इनेमा. एनेमा और इनेमा स्पेलिंग याद रखो, ENIAMA एनेमा और एनेमा, तो AENIAMA स्पेलिंग दोनों, एनेमा और एनेमा. जो ई है उसमें रेड ब्लड सेल प्रेजेंट होते थे और आपको पता है ना किसी चीज के आगे ए या अन लगा देते हैं तो वो चीज जो है वो ऑपोजिट हो जाती है. तो एनेमा का मतलब जिसमें आरबीसी प्रेजेंट नहीं था, इनेमा का मतलब जिसमें आरबीसी प्रेजेंट था, और एनेमा का मतलब जिसमें आरबीसी प्रेजेंट नहीं था. चैप्टर के एंड में मैं आपको एक चार्ट जैसा दे दूंगी, अभी आप खुद से ये चार्ट बनाइए. फिर आप चार्ट बनाएंगे तो आपको ये मेहनत करनी पड़ेगी इस चैप्टर में. सबसे पहले एरिस्टोटल का नाम लिखिए, उसके बाद
लिखिए इनके ये किस बेसिस पे था, तो मॉर्फोलॉजिकल, फिर एक तरफ प्लांट एक तरफ एनिमल, प्लांट में ट्री श्रब्स एंड हर्ब्स, एनिमल्स में एनेमा और एनेमा, तो ENIAMA जिसमें RBC प्रेजेंट है और AENIAMA जिसमें RBC एब्सेंट है। ये तो हुआ अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन जो कि किसने किया था, एरिस्टोटल ने। अब आते हैं हम लेनियस के पास। आपको पता है कैरोलस लेनियस जो है, एक जब हम लोग फर्स्ट लास्ट चैप्टर पढ़ रहे थे उसमें भी एक एग्जाम्पल में आया था। लेनियस की जो टाइम था उसमें उन्होंने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन किया था, सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किया था, एंड विथ प्लांटे and animal kingdoms was developed that included all plants and animals respectively। जो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन है उसमें उसको किसने किया था, लेनियस ने। देखो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन तो ऐसे एरिस्टोटल का भी है, पर एरिस्टोटल के क्लासिफिकेशन को वी डोंट से 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, तो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन वाज ओनली गिवन बाय लेनियस, जिसमें इन्होंने एक क्लासिफिकेशन का नाम लिखा प्लांटे और एक का नाम लिख दिया एनिमेलिया। अब सबसे बड़े जो ड्रॉबैक्स है इनके वो क्या है, देखते हैं। दिस सिस्टम डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स। याद रखेंगे सबसे पहले यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स के बीच में डिफरेंस नहीं ये कर पाए, इसका बेसिस नहीं किया। दूसरा, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बेसिस पे जो है वो डिफरेंस नहीं किया, सिर्फ प्लांट और एनिमल कर दिया, प्लांटे और एनिमेलिया कर दिया 2 डिवीजन, और ये सारी चीजों को नहीं किया। मतलब अगर प्लांटे है तो यूकैरियोट, सॉरी अगर एनिमल है तो यूकैरियोट प्रोकैरियोट सब उसमें आएंगे, उसके लिए कोई अलग से डिवीजन नहीं था। यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर सब के सब एनिमल में आ जाएंगे। फिर तीसरा क्या था, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, और तीसरा क्लासिफिकेशन जो है नहीं कर पाए वो फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक, फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक। तो अगर कभी आपसे पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि लेनियस ने क्या क्या चीजें नहीं कर पाए थे, तो आप याद रखेंगे EUP या PUE। E से यूकैरियोट और प्रोकैरियोट याद रखेंगे, U से यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर याद रखेंगे, और जो P है उससे फोटोसिंथेटिक नॉन फोटोसिंथेटिक। तो ये 3 चीजें हैं जिसके बेसिस पे जो है वो क्लासिफिकेशन करना चाहिए था, पर वो क्लासिफिकेशन का बेसिस लेनियस के जो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन है उसमें एब्सेंट था। एक निमोनिक साइड में बना के लिख लेंगे PUE या EUP, EUP कैसे प्रोनाउंस करेंगे, याद कैसे रखेंगे, EUP। यूकैरियोट, E से यूकैरियोट प्रोकैरियोट, U से यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर, P से फोटोसिंथेटिक नॉन फोटोसिंथेटिक। तो ये सिस्टम जो ये बेसिस था, इस पे क्लासिफिकेशन नहीं कर पाए थे। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इनटू प्लांट्स एंड एनिमल वाज इजीली डन एंड वाज इजी टू अंडरस्टैंड, बट लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स डिड नॉट फॉल इनटू ईदर कैटेगरी। अब ये भी प्रॉब्लम आई कि क्लासिफिकेशन प्लांट और एनिमल इजी तो था, पर कुछ ऐसे भी चीजें थी, कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स थे जो किसी भी कैटेगरी में फॉल नहीं हो रहे थे, जैसे कि hence the 2 kingdom classification used for a long time was found inadequate। मैंने बोला था ना, जो क्लासिफिकेशन का बेसिस है वो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं ना वो बदलता जाता है। तो अगर जो 2 की वो हमारे नॉलेज पर डिपेंड करता है, जैसे जैसे हमारी जागरूकता या हमारा जो रिसर्च है वो स्ट्रांग होता जाएगा। पहले तो क्या था, पहले के जमाने में 2 ही सिस्टम क्लासिफिकेशन का बहुत था, क्योंकि किसी ने वो भी नहीं सोचा था। पर जब हम और उसमें अंदर जाते गए तो हमें यार रियलाइज हुआ कि कुछ तो ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो दोनों में से किसी एक में नहीं पाए जाते। जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म की डिस्कवरी शुरू हुई, जैसे जैसे हमारी डाइवर्सिटी बढ़ती चली गई, या ये कहा जाए कि डाइवर्सिटी के बारे में हम ज्यादा जानना शुरू होते गए, तो फिर ये समझ में आया कि जो क्लासिफिकेशन है एनिमेलिया और प्लांटे दैट इज नॉट इनफ, क्योंकि कुछ ऐसे क्राइटेरियाज भी हैं जिसमें कोई एक ऑर्गेनिज्म जो है वो दोनों क्राइटेरियाज में फॉल नहीं कर रहा, या वो दोनों के कुछ कुछ कैरेक्टर शो कर रहा है, वो भी देखेंगे हम आगे। तो क्लासिफिकेशन hence the 2 kingdom classification जो है inadequate हो गया। Besides gross morphology, a need was also felt for including other characters like cell structure, nature of wall, mode of nutrition, habitat, method of reproduction, evolutionary relationships, etc. अभी ये सब चीजें मॉर्फोलॉजिकल ही थी, देख के हम बता रहे थे अच्छा ये प्लांट है इसको प्लांट में डालो, अच्छा ये एनिमल इसको एनिमल में डालो।
पर जब हम साइंटिफिकली और बात करेंगे तो जो मॉर्फोलॉजी के साथ साथ हमको बेसिक और भी चीजें हम देखेंगे, न्यूट्रिशन देखेंगे, सेल का स्ट्रक्चर देखेंगे, वो रिप्रोड्यूस कैसे कर रहे हैं वो देखेंगे। तो ये सारी चीजें की जरूरत भी आई और इसके बेसिस पे जब हम क्लासिफिकेशन करेंगे तो वो और भी ज्यादा एक्यूरेट होगा। इसकी नीड समझ में आई। Classification system for the living organism have hence undergone several changes over the time। और इसीलिए जैसे जैसे नए नए साइंटिस्ट आते गए, नए नए ब्रेन्स आते गए, नए नए ब्रेन्स अलग अलग तरीके से सोचते रहे, तो अलग अलग तरह का क्लासिफिकेशन शुरू हुआ। दो प्लांट एंड एनिमल किंगडम हैव बीन अ कांस्टेंट अंडर ऑल द डिफरेंट सिस्टम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके नीट में। अभी हम ये 2 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, 3 होगा, 4 होगा, जिसमें आपको ज्यादा नहीं जानना है, बस उसके डिटेल साइंटिस्ट के बारे में जानना है, मतलब सिर्फ साइंटिस्ट के बारे में जानना है कि 3 किंगडम किसने दिया, 4 किंगडम किसने दिया, 5 किंगडम किसने दिया, 6 किंगडम किसने दिया। तो ये जो क्लासिफिकेशन है, अभी ये तो 2 था, फिर 3 हुआ, फिर 4 हुआ, फिर 5 हुआ, फिर 6 हुआ। जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, दैट इज 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। बीच के 3, 4 के सिर्फ साइंटिस्ट के नाम है जो मैं आपको लास्ट में दूंगी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि जो द 2 किंगडम दैट रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट, चाहे कितने भी और नए किंगडम्स आ गए, ये 2 किंगडम कांस्टेंट रहे, दैट इज प्लांटे एंड एनिमेलिया। नए किंगडम्स बने हैं तो जो 2 किंगडम कांस्टेंट है वो है प्लांटे एंड एनिमेलिया। तो जो क्लासिफिकेशन था उसमें प्लांट और एनिमल किंगडम जितने भी नए क्लासिफिकेशन आते गए, प्लांट और एनिमल किंगडम का जो किंगडम था या जो क्लासिफिकेशन था वो कांस्टेंट रहा। 3, 4, 5, 6 सब में कुछ ऐड हुआ पर प्लांट और एनिमल सेम थे। तो though the plant and animal kingdom have been a constant under all the different system, understanding of what groups organisms be included under these kingdoms have been changing, and the number and nature of other kingdoms have also been understood differently by different scientists over the time। जैसे जैसे नए नए साइंटिस्ट आते गए वो और अलग अलग चीजों को क्लासिफाई करते गए और उस कैटेगरीज में जो फॉल होते थे उन ऑर्गेनिज्म के बारे में हम पढ़ते चले गए। अब आते हैं जो हमने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ा, उसमें वो किसने दिया था, लिनियस ने दिया था। 2 के बाद 3 और 4 जैसे कि मैंने कहा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है और एनसीईआरटी में नहीं दिया है। एनसीईआरटी के बाहर की इंफॉर्मेशन है जो मैं आपको दूंगी जब ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। आर.एच. विटेकर प्रपोज्ड 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। इतना इंपॉर्टेंट है, ये लाइन ही इतनी इंपॉर्टेंट है नीट के एस्पेक्ट से कि मैं बता नहीं सकती। जितना जल्दी याद कर लोगे उतना ज्यादा अच्छा है। विटेकर 1969 डेट के साथ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। द किंगडम डिफाइंड बाय हिम वेर नेम्ड मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे, एनिमेलिया। देखा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में प्लांटे और एनिमेलिया है, लिनियस के भी क्लासिफिकेशन में प्लांटे और एनिमेलिया है। 3 किंगडम और क्या क्या ऐड हुए, मोनेरा, प्रोटिस्टा एंड फंजाई। तो अगर क्वेश्चन आपसे कभी ये भी पूछ देगा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में व्हाट वर द 2 किंगडम्स डिफरेंट फ्रॉम द लिनियस सिस्टम या लिनियस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। मुझे क्वेश्चन का जो है वो आंसर जो है कमेंट सेक्शन में लिख के बताना कि नेम द किंगडम्स दैट वर डिफरेंट फ्रॉम द लिनियस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक, अब मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई एंड प्लांटे, एनिमेलिया। द मेन क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद होना चाहिए। includes, the main criteria includes cell structure, body organization, mode of nutrition, reproduction, phylogenetic relationship। याद रखेंगे CTMRP कोड है, जल्दी से अपने बगल में लिख लो। CTMRP जो लड़कियां हैं वो ज्यादा रिलेट कर पाएंगी। CTM एक प्रोसेस होता है क्लेंजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग का, वो याद रहेगा। जो लड़कियों ने याद रखना पड़ेगा CTMRP या फिर CTMRP, कुछ भी करके याद रखो, याद करने से मतलब है। CTMRP या CTMRP। C से सेल स्ट्रक्चर, T से थैलेस ऑर्गेनाइजेशन या बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, एक ही चीज है तो CT। M से मोड ऑफ न्यूट्रिशन, R से रिप्रोडक्शन और P से फाइलोजेनेटिक। CTMRP याद हो गया। सेल स्ट्रक्चर, T से थैलेस या बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, M से मोड ऑफ न्यूट्रिशन, R से रिप्रोडक्शन, P से फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स। बगल में आप लिख लोगे CTMRP।
अब आते हैं हम यहाँ पे द 3 domain system have also been proposed that divides the kingdom Monera into 2 domains, leaving the remaining eukaryotic kingdom in the 3rd domain and thereby 6th kingdom classification. एक 6th kingdom classification के बारे में भी बताया गया है, पहले एनसीईआरटी में ये नहीं था, अब ये एनसीईआरटी में ऐड किया गया है। ऑल्दो इसमें इन्होंने जो है वो इसमें जो है इन्होंने जो है वो दिया नहीं, मतलब बाकी सारे नाम नहीं दिया है, लेकिन जो 3 डोमेन सिस्टम था वो 3 डोमेन सिस्टम था वो जो है उसमें भी जो 2 डोमेन्स थे, 2 डोमेन है वो सिर्फ और सिर्फ मोनेरा में है, और जो बाकी एक डोमेन है उसमें बाकी सब आते हैं। तो जो 3 डोमेन सिस्टम है वो दिया था किसने? कार्ल वूस ने। आप 3 डोमेन सिस्टम के यहाँ पे स्पेस है, यहाँ पे स्पेस आप लिख सकते हैं कार्ल वूस, CARLWOOSE, कार्ल वूस। ठीक, 3 डोमेन कार्ल वूस ने दिया था, जिसमें मोनेरा 2 किंगडम में थे और जो बाकी थे वो 3rd किंगडम में। मतलब अगर मैं क्वेश्चन पूछूं कि जो 3 डोमेन सिस्टम में प्रोटिस्टा, फंजाई एंड प्लांटे, एनिमेलिया वे इंक्लूडेड इन विच डोमेन, तो आप क्या आंसर करोगे? कमेंट सेक्शन में लिख के बता देना मुझे। अब लेट अस लुक एट द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन टू अंडरस्टैंड द इश्यूज and consideration that influence the classification system. Earlier classification included bacteria, blue-green algae, fungi, mosses, fern, gymnosperm, angiosperm, सबके सब plants में आते थे। 2 ही classification था, plants और animal. The character that unified this whole kingdom was that all the organism included had a cell wall in their cells. मतलब जो प्लांटे और एनिमेलिया का क्लासिफिकेशन था वो किस बेसिस पे था कि द बॉडी हैड सेल वॉल्स और द बॉडी डिड नॉट हैड द सेल वॉल्स। जिनमें सेल वॉल प्रेजेंट होते थे वो सब प्लांट, जिनमें सेल वॉल एब्सेंट होते थे वो सब एनिमल। बस यही है क्लासिफिकेशन के बेसिस पे प्लांटे और एनिमेलिया को क्लासिफाई किया गया था। अब एक ही कैरेक्टर अगर सिमिलर है तो जरूरी नहीं कि सारे कैरेक्टर सिमिलर हो ना, तो कुछ एक और भी बेसिस होने चाहिए जिससे कि क्लासिफिकेशन और एक्यूरेट हो पाए। अब देखो, दिस प्लेस टुगेदर द ग्रुप्स विच वाइडली डिफर्ड इन अदर कैरेक्टरिस्टिक। याद रखेंगे कि इसकी वजह से कौन कौन से जो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन था उसकी वजह से कौन से 2 किंगडम से है वो पास पास आ गए, जैसे कि prokaryotic bacteria and the blue green algae with other groups which were eukaryotic। अच्छा, अब इसमें प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक एक ही साथ आ गए, क्योंकि आपको पता है ना कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक को डिफाइन ही नहीं कर पाए, तो अल्टीमेटली जो ईयूपी था, वही ईयूपी जो है वो मतलब क्या बोल सकते हैं, ड्रॉबैक थी इस 2 किंगडम क्लासिफिकेशन की। तो ये ईयूपी जो है यहाँ पे प्लांट और एनिमल में ये ईयूपी जो था वही मिल रहा है, तभी तो हमें अलग सा सिस्टम बेसिस चाहिए था। और यही सारी कमियां थी जो लेनियस नहीं कर पाए थे डिफाइन, या नहीं कर पाए थे इसको क्लासिफाई। ईयूपी, यूकैरियोट, प्रोकैरियोट, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, फोटोसिंथेटिक, नॉन फोटोसिंथेटिक, देखो आगे यही मिलेंगे। दूसरा फिर क्या है, इट ऑल्सो ग्रुप टुगेदर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जैसे क्लमाइडोमोनास और स्पाइरोगायरा। क्लमाइडोमोनास यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गे है, स्पाइरोगायरा मल्टीसेलुलर है, लेकिन वो कहाँ रखे गए हैं? दोनों एल्गे में रखे गए हैं। The classification did not differentiate between the heterotrophic fungi group, that is fungi heterotrophic होते हैं, आगे हम पढ़ेंगे, एंड ऑटोट्रॉफिक ग्रीन प्लांट्स। तो फंजाई जो है वो हेटरोट्रॉफिक होते हैं, लेकिन ग्रीन प्लांट्स जो है वो तो ऑटोट्रॉफिक है ना, पर दोनों को फिर भी एक में रखा गया था। क्यों? बिकॉज, और अगर हम सेल वॉल के बारे में बात करें तो प्लांट के सेल वॉल में और जो फंजाई का सेल वॉल है उसमें बहुत बड़ा एक डिफरेंस है। दो दे ऑल्सो शोड अ कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंस इन देयर वॉल कॉम्पोजिशन। फंजाई के वॉल में, ये देखो, फंजाई के वॉल में बहुत इंपॉर्टेंट है, काइटिन पाया जाता है फंजाई के सेल वॉल में। याद रखना, कुछ चीजें होती हैं जो इंसान कभी नहीं भूलता है। फंजाई के वॉल जो है वो काइटेनियस होते हैं इन देयर सेल वॉल, वाइल ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं उनके वॉल कैसे होते हैं? सेल्यूलोजिक। कोई भी प्लांट है अगर तो उसका वॉल कैसा होगा? सेल्यूलोजिक। लेकिन फंजाई कैसा होता है? उसके वॉल जो है वो काइटेनियस होते हैं। When such characteristics were considered, fungi were placed in separate kingdom fungi. अब
All prokaryotic organism were grouped together under kingdom Monera. याद रखेंगे मोनेरा में जो है वो कौन से ऑर्गेनिज्म है? All prokaryotic organisms are grouped in which kingdom? Monera. And unicellular eukaryote किस में आते हैं? जो एक सेल्ड होंगे लेकिन वो यूकैरियोटिक होंगे, वो किस में आते हैं? प्रोटिस्टा. यूकैरियोट और प्रोकैरियोट का मतलब क्या है? यूकैरियोट जिसमें ट्रू न्यूक्लियस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये सारी चीजें, दोनों चीजें पाई जाएंगी, वो यूकैरियोटिक. प्रोकैरियोटिक क्या होते हैं? जिनमें कोई प्रॉपर ना न्यूक्लियस हो ना प्रॉपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो. ठीक, वो प्रोकैरियोटिक. किंगडम प्रोटिस्टा has brought together Chlamydomonas, Chlorella, जो कि पहले एल्गे में था, विद इन प्लांट्स, एंड बोथ हैविंग सेल वॉल विद पैरामीशियम और अमीबा. अब देखो, क्लोरेला और क्लमाइडोमोनास ये तो प्लांट थे क्योंकि इनके पास सेल वॉल थे. अब पैरामीशियम और अमीबा चूंकि प्लांट नहीं थे, क्यों? क्योंकि इनमें सेल वॉल नहीं थे, तो ये एनिमल में आ रहे थे. लेकिन अब जब क्लासिफिकेशन प्रॉपर हुआ तो अर्ली क्लासिफिकेशन के हिसाब से तो अलग अलग थे, लेकिन इनमें क्या हुआ? सबके सब प्रोटिस्टा में आ गए. ठीक है, सबके सब जो है वो प्रोटिस्टा में आ गए. अब यहाँ पे एक चीज देखते हैं, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे, एनिमेलिया. आप ऑर्डर भी इसी तरीके से याद रखोगे इसलिए क्योंकि एनसीईआरटी में जो डिटेल स्टडी करी गई है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे, एनिमेलिया, वो भी इसी ऑर्डर में करी गई है. कुछ यहाँ पे कैरेक्टर्स हैं, जैसे सेल टाइप की बात की जाए तो सिर्फ मोनेरा को छोड़ करके बाकी सब यूकैरियोटिक है, ऐसे याद रखो. मतलब सब में ट्रू न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ये सब पाया जाता है, बाकी सब यूकैरियोटिक है. सिर्फ और सिर्फ मोनेरा क्या है? प्रोकैरियोटिक. तो अगर हम क्वेश्चन पूछे द ओनली प्रोकैरियोटिक किंगडम या द ओनली प्रोकैरियोटिक किंगडम इन विटेकर्स 5 किंगडम क्लासिफिकेशन इज, आंसर क्या होगा? कमेंट सेक्शन में लिख देना. सेल टाइप हो गया. अब आते हैं सेल वॉल. कैसा सेल वॉल होता है? तो जो मोनेरा है उसके भी सेल वॉल जो है वो आपको पता है सिर्फ प्लांट के सेल वॉल सेल्यूलोजिक होते हैं, लेकिन प्रेजेंट है भी कि नहीं ये भी तो पता होना चाहिए. मोनेरा में सेल वॉल प्रेजेंट होते हैं लेकिन ये नॉन सेल्यूलोजिक होते हैं. इनमें पॉलीसैकेराइड और अमीनो एसिड्स होते हैं, पेप्टिडोग्लाइकन टाइप के. ठीक, तो ये पॉलीसैकेराइड और अमीनो एसिड के इनके सेल वॉल होते हैं और ये नॉन सेल्यूलोजिक होते हैं, मतलब सेल्यूलोज नहीं होता इनके सेल वॉल में. प्रोटिस्टा अभी पढ़ेंगे आगे, प्रोटिस्टा में थोड़ा सा डिफरेंस है, प्लांट और एनिमल दोनों की तरह बिहेव कर सकते हैं, इसलिए कुछ में प्रोटिस्टा, कुछ प्रोटिस्टा में ये जो है वो प्रेजेंट होंगे सेल वॉल, कुछ में नहीं प्रेजेंट होंगे. फंजाई में प्रेजेंट होते हैं सेल वॉल, लेकिन वो सेल्यूलोजिक नहीं होते, काइटिन पाया जाता है उसमें, वो भी एक होमोपॉलीसैकेराइड है, और काइटिन पाया जाता है उसमें जो कि एक होमोपॉलीसैकेराइड है. प्लांटे ऑब्वियसली बात है होगा सेल्यूलोज, और आप जानते हैं एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होता है. तो प्रोकैरियोट में भी सेल वॉल है, प्रोटिस्टा में भी, कुछ प्रोटिस्ट में सेल वॉल होता है, और फंजाई में भी सेल वॉल होता है, लेकिन सेल वॉल जो है वो सेल्यूलोजिक नहीं होता. तो सेल्यूलोजिक सेल वॉल बेसिकली कहाँ पाया जाता है? प्लांट्स में. अब आते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. आपको पता है कि जो क्राइटेरिया होता है वही क्या होता है कि अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जिनमें प्रेजेंट होते हैं वो यूकैरियोटिक होते हैं. तो आपको पता है कि जो प्रोकैरियोटिक होंगे उनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होगा. तो एब्सेंट है, बाकी सब में प्रेजेंट है. बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मतलब ये कैसे होते हैं, इनका बॉडी फॉर्म कैसा होता है? ये सेलुलर है, ठीक, क्योंकि इनिशियल है, प्रिमिटिव है एकदम. ये भी सेलुलर है. उसके बाद ये मल्टी सेलुलर या लूज टिश्यू के बने होते हैं. ये कई बार ना टिश्यू लिखा रहता है और मल्टी सेलुलर लिखा रहता है, कई बार ये मल्टी सेलुलर लिखा रहेगा फंजाई में, तो मल्टी सेलुलर को टिक करना हमेशा. फिर प्लांटे टिश्यू या ऑर्गन दोनों हो सकता है, और एनिमेलिया तो टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम सब हो सकते हैं. एनिमेलिया में हम भी तो आते हैं. फिर मोड ऑफ न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट है. बैक्टीरिया मोनेरा जो होते हैं वो सबसे ज्यादा तो हेट्रोट्रॉफिक होते हैं. अभी हम आगे पढ़ेंगे कि जो मोनेरा किंगडम है उसमें द मोस्ट ऑफ द मोनेरा हेट्रोट्रॉफिक, पर ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं. कैसे? कीमोसिंथेटिक एंड फोटोसिंथेटिक.
मतलब जो लाइट के प्रेजेंस में अपना फूड बना ले या फिर जो इनऑर्गेनिक मटेरियल से अपना फूड बना ले। कीमोसिंथेटिक वो होते हैं जो इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट से या इनऑर्गेनिक मटेरियल से खाना बना ले, और फोटोसिंथेटिक वो होते हैं जो लाइट से अपना खाना बना ले। और हेट्रोट्रॉफिक तो बैक्टीरिया होते ही है। सैप्रोफिटिक और पैरासिटिक, जब किसी डेड या डिकेइंग पे अगर वो से अपना खाना ले रहे हैं तो वो सैप्रोफिटिक होते हैं, और जब वो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से या अपना या दूसरी चीजों से लाइव चीजों से अपना नरिशमेंट ले रहे होते हैं तो वो पैरासाइट होते हैं। सैप्रोफाइट हमेशा डेड पे ही होता है, डेड या जो डीके हो चुका हो, खराब हो चुका हो। अब आते हैं हम प्रोटिस्टा पे, ये भी ऑटोट्रॉफिक होते हैं, हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, ये हमेशा याद रखना। मोनेरा भी ऑटोट्रॉफिक है, प्रोटिस्टा भी ऑटोट्रॉफिक है, इनमें फोटोसिंथेटिक भी होते हैं और हेट्रोट्रॉफिक ही होते हैं। जो ऑटोट्रॉफिक है वो मेनली फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ होते हैं। फंजाई बहुत इंपॉर्टेंट है, फंजाई हेट्रोट्रॉफिक होते हैं। फंजाई एक लौते हैं अभी तक जो हमने पढ़ा मोनेरा प्रोटिस्टा में, वो हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, मतलब वो अपना खाना खुद से नहीं बना सकते, और वो डेड या डिकेइंग मैटर ऑफ हेट्रोट्रॉफिक में भी वो सैप्रोफिटिक भी हो सकते हैं और पैरासिटिक भी हो सकते हैं, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से भी अपना खाना ले सकते हैं और डेड या डिकेइंग मैटर से भी अपना खाना ले सकते हैं। प्लांटे आपको पता है, प्लांट जो है वो होल सोल ऑटोट्रॉफिक होते हैं और फोटोसिंथेटिक होते हैं, मतलब प्लांट्स को खाना बनाने के लिए सूरज की रोशनी चाहिए ही चाहिए। एनिमल आपको पता है हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, पैरासे होलोजोइक भी हो सकते हैं, सैप्रोफाइट भी। होलोजोइक क्या होते हैं, जो खाना मुंह में लेते हैं, जो है जैसे गल्प बाई गलने वाला जो होता है वैसे खाना लेते हैं, उसको हम कहते हैं होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जो हमारे खाने का तरीका है। और सैप्रोफिटिक डेड या डिकेइंग मैटर से अपना खाना लेना, यही तो करते हैं हम। अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है या नेक्स्ट जो टॉपिक है उसको हम आगे जा वाले लेक्चर में पूरा करेंगे, क्योंकि हमें मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई ऐसे ऐसे धीरे धीरे पढ़ना है। इसमें सिर्फ और सिर्फ हम मोनेरा के बारे में पढ़ेंगे सेकंड वाले चैप्टर में, और फंजाई के बारे में पढ़ेंगे, और जो प्लांटे हैं उसके बारे में हम अलग से पढ़ेंगे, क्योंकि प्लांटे का फिर अलग से डिवीजन किया गया है, प्लांट्स को भी अलग से डिवाइड किया गया है। लेकिन बेसिकली 5 किंगडम क्लासिफिकेशन इज ऑल अबाउट विटेकर 1969। Thank you guys, and please do like, share and subscribe to the channel of Dev Tutorial. Please आप बहुत सारे लोगों से इस वीडियोस को शेयर करिए, ताकि ये वीडियोस बहुत तक लोगों तक पहुंचे और जिससे हम भी बेनिफिट हो और आप भी बेनिफिट हो। So keep watching. Bye bye.